प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। आज हम 9 दिसंबर 2020 आफ्टरनून शिफ्ट के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कोई निश्चित धनराशि 3 वर्षों के बाद बढ़कर 6,425 रुपये और 8 वर्षों के बाद 8,800 रुपये हो जाती है। वही धनराशि उसी साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों के बाद बढ़कर कितनी हो जाएगी। मतलब क्या है, क्या पूछा, मिश्र धन यानी अमाउंट, और ये भी अमाउंट दे रखा है। मैं देखो 8 वर्ष में कितना हो जाता है अमाउंट, 8 वर्ष में अमाउंट यानी मिश्र धन, ठीक है, कितना हो जाता है 8,800, और 3 वर्ष में कितना बता रखा है 6,425। मैं देखो इसमें क्या है, मूलधन प्लस 8 वर्ष का ब्याज, इसमें भी मूलधन प्लस 3 वर्ष का ब्याज, मूलधन यानी प्रिंसिपल, ठीक है। तो इनका अंतर कर दे, तो समय का अंतर कितना है 5 वर्ष का, 8 में से 3 घटा देंगे 5, और ये अंतर देखो मिश्र धन का कितना है। तो इसमें क्या ज़्यादा है भाई, 5 वर्ष का ब्याज ही तो ज़्यादा है, ठीक है, तो मूलधन तो दोनों में कॉमन है। तो देखो कितना आएगा 5 7 3 2 2,375 रुपये क्या है 5 वर्ष का साधारण ब्याज है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, मूलधन प्लस 5 वर्ष का साधारण ब्याज। साधारण ब्याज तो हमारे पास आ गया, मूलधन भी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे भाई, 5 वर्ष का ब्याज है, इसको 5 से भाग दे दो तो 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा, ठीक है। अब या तो 3 वर्ष का ब्याज इसमें से घटा दो मूलधन आ जाएगा, या 8 वर्ष का ब्याज इसमें से घटा दो मूलधन आ जाएगा, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, हमें मिश्र धन चाहिए। तो देखो इसमें यदि हम 2 वर्ष का ब्याज जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 5 वर्ष का ब्याज हो जाएगा, 5 का हो जाएगा ना, या इसमें से 3 घटा दो ऐसे भी हो जाएगा। तो देखो 1 वर्ष का ब्याज ये है, हम 2 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे, मूलधन की जरूरत है नहीं, जरूरत होती तो 3 से गुणा करके और इसमें से घटा दो जो भी आए मान, लेकिन हमें मूलधन की जरूरत नहीं है। 5 वर्ष का मिश्र धन पूछा है तो क्या करेंगे, 2 वर्ष का ब्याज और निकाल दो और इसमें जोड़ दो, ठीक है। 5 से 4 7 5, ठीक है, 6,425 ये 3 वर्ष का मिश्र धन है, 2 वर्ष का ब्याज और जोड़ देंगे, 475 को 2 से गुणा करेंगे 950, 64 और 9 73, 50 और 25 75, 7,375 रुपये 5 वर्ष का मिश्र धन हो जाएगा, यानी वो धनराशि 5 वर्ष में इतनी हो जाएगी, ठीक है, 7,375। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, एक परीक्षा में शामिल विद्यार्थियों में 40% लड़के थे और शेष लड़कियां थी। लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 53 से 1/3% था, तो लड़कों का उत्तीर्ण प्रतिशत x% था। यदि विद्यार्थियों का समग्र उत्तीर्ण प्रतिशत 56% हो तो x का मान क्या होगा। तो देखो भाई लड़के कितने हैं 40% और शेष क्या हैं लड़कियां, तो लड़कियां कितनी टोटल, भाई जो विद्यार्थी अपने आप में 100% हैं, ये 40 तो ये 60, ये रेशियो कर देंगे 2:3, इस अनुपात में लड़के और लड़कियां। भाई लड़के 2 हैं और लड़कियां 3, टोटल कितने हुए 2 और 3 5, भाई दोनों को जोड़ दें 5 हो गए। 2 लड़के हैं मान लिया हमने, 3 लड़की हैं, टोटल 5। फिर देखो क्या बता रखा है, लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 53 से 1/3%। 53 से 1/3 को साधारण विधि में बदलेंगे तो 50 × 3 150 और 9 159 और 1 160/3 हो जाएगा, यानी लड़कियों का 160/3%। प्रतिशत हम बाद में लगाएंगे, ठीक है। और टोटल का क्या दे रखा है 56%, ये टोटल है 5, इसका क्या है 56%, ये हमें निकालना है। इसका मान लिया हमने x, प्रतिशत लास्ट में लगा देंगे, इसको सोल्व कर दो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल, 2 से देखो कैंसिल है, हो जाएगा, सभी में होना चाहिए भाई, इसमें भी इसमें भी और इसमें भी। 2 से करेंगे 80 और 2 से करेंगे 28, ठीक है। इधर क्या बचा x, इधर प्लस 80 उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 28 × 5 140 माइनस 80, इधर क्या बचा x बराबर क्या हो जाएगा मान 60, अब प्रतिशत लगा दो, ठीक है, यानी लड़के 60% उत्तीर्ण हुए। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि के बाद भी इसके समग्र व्यय में 10% वृद्धि होती है,
वस्तु की खपत की मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी आई है। भाई देखो, वस्तु का मूल्य मान लिया, और एक क्या है, खपत, और एक व्यय यानी खर्च टोटल। ठीक है, अब देखो मूल्य में 25% की वृद्धि होती है। 25% का मतलब 1/4, इन 4 के ऊपर 1 बढ़ जाता है मूल्य, इन पहले 4 था तो अब मूल्य कितना हो गया 5। ठीक है, तो उसके कुल व्यय में कितनी वृद्धि होती है 10% की। 10% का मतलब वैसे लिख लो, मान लो मूल्य पहले 100 था तो अब कितना हो गया 110, 10 बढ़ गया। भाई चाहो तो 10:11 भी लिख सकते हो, लेकिन फिर 10 आंसर हमारा पॉइंटों में आएगा, फिर दिक्कत आएगी सोल्व करने में, इसलिए 100 को और 110 को लिखो। ठीक है, यानी पहले कितना था खर्च 100, अब कितना हो गया भाई 10% बढ़ गया 110। तो देखो भाई वस्तु का मूल्य 4 है और कुल खर्च कितना होता है 100 रुपये, तो कितने किलोग्राम वस्तु आती है, खपत होती है। 100 को 4 से भाग दे दो, कितना आएगा 25। अब खर्च 110 और मूल्य 5, तो 5 से भाग देंगे तो 22। ये पूछा है वस्तु की खपत में कितनी कमी आई, तो पहले करता था 25 यूनिट खर्च, अब करता है 22 यूनिट। कितना कम हुआ 3, किस पे 25 पे, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 4 गुणा 3 यानी 12% कमी आई उसकी खपत में। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, एक किसी काम का 1/3 भाग 5 दिनों में पूरा कर सकता है। मैं देखो ए है ना, किसी काम को 1/3 भाग, जो भी काम है उसका 1/3 भाग 5 दिन में कर सकता है। इसका क्या मतलब है, टोटल काम 3 यूनिट है तो वो 1 यूनिट करता है कितने दिन में 5 दिन में। टोटल काम करेगा भाई 1 यूनिट करता है 5 दिन में, 3 यूनिट करेगा 15 दिन में, यानी ए उस काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है, पूरे काम को। फिर बी उसी काम का 3/5 भाग, भाई जो भी काम है उसका 3/5 भाग बी कितने दिन में करता है 6 दिनों में। ठीक है, जो भी काम उसका 3/5 भाग, इसका मतलब ये है टोटल काम 5 यूनिट है तो 3 यूनिट करता है कितने दिन में 6 दिन में। 1 यूनिट करेगा, 6 को 3 से भाग दे दो 2 दिन में, 1 यूनिट 2 दिन में, करवाना कितना है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट करेगा 10 दिन में। ठीक है, कितना हो जाएगा 10 दिन में कंप्लीट काम करेंगे, ए 15 दिन में, बी 10 दिन में। सिंपल क्वेश्चन बन गया। आगे देखो क्या बोलता है, वे एक साथ मिलकर 4 दिनों तक काम करते हैं। शेष काम को सी अकेले 8 दिनों में पूरा करता है। सी अकेले उसी काम का 3/4 भाग पूरा करने में कितना समय लेगा, ये पूछ रखा है। पहले कुल काम के लिए एलसीएम कितना हो जाएगा 30, 15 से 2, 10 से 3। ठीक है, 2 और 3 5 यूनिट कार्य करते हैं दोनों मिलकर 1 दिन में, और कितने दिन काम करते हैं एक साथ 4 दिन, 4 से गुणा कर दें 20 यूनिट कार्य कर देंगे। तो शेष कितना बचेगा 30 में से 20 घटा दो 10 यूनिट कार्य। ये कौन करेगा, सी करेगा। और कितने दिन में, शेष काम सी अकेले 8 दिनों में पूरा करता है, तो सी की कार्य क्षमता आ जाएगी 10 यूनिट कार्य सी 8 दिन में करता है। 1 दिन में करेगा 10/8, 2 से कैंसिल करेंगे 5/4। सी की कार्य क्षमता 5/4 यूनिट पर डे। ठीक है, अब देखो सी अकेले उसी काम का 3/4 भाग, भाई ये तो कुल काम है और इसका 3/4 भाग मैंने कर दिया, और करवाना किससे है सी से। सी करता है 1 दिन में 5/4 यूनिट, तो 5/4 से भाग दे दो। ठीक है, 5 4 ऊपर जाएगा तो गुणा में। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 6, 6 गुणा 3, 18 दिन में सी उस काम को 3/4 भाग को पूरा कर देगा। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यक्ति ने 84 रुपये प्रति दर्जन की दर से कुछ संतरे लिए और इन संतरों के 3 गुने संतरे 72 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे। वह सभी संतरों को 90 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो देखो भाई, मान ले उसने शुरू में 1 दर्जन संतरे खरीदे, 1 दर्जन का सीपी किस दर से खरीदे 84 रुपये प्रति दर्जन। फिर क्या बोलता है, इन संतरों के 3 गुणे, तो इसको 3 से गुणा कर लो, अब की बार खरीदे 3 गुणे, ये भी खरीदे थे और ये भी खरीदे हैं। किस रेट से खरीदे 72 रुपये प्रति दर्जन। यहाँ पे 1 खरीदे थे तो कितने हो जाएंगे 84 रुपये, और यहाँ पे कितने खरीदे हैं 3 दर्जन। भाई 1 दर्जन का मूल्य 72, 3 का करेंगे तो
6 और 21, 216 रुपये। अब टोटल कितने खरीद लिए उसने? 4 दर्जन। कितने रुपए में? जोड़ दो, 16 और 84 जोड़ेंगे तो 100 यानी 300। 4 दर्जन का SPA है, CPA है। एक का निकाल लो, 4 से भाग दे देंगे, 1 दर्जन का CPA आ जाएगा। भैया 4 दर्जन का 300 रुपये, 4 दर्जन खरीदे हैं 300 रुपये में, एक खरीदेगा 4 से भाग दे तो इन कितना आएगा? 75 रुपये। और एक बेचता किस हिसाब से? 1 दर्जन का SP 90 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचता। सिंपल क्वेश्चन हो गया भाई। 75 रुपये में खरीदा, 90 रुपये में बेच रहा है, लाभ प्रतिशत पूछा है। कितने रुपये का लाभ हुआ? 15 का। और लाभ की गणना किस पे करेंगे? कॉस्ट प्राइस पे। 75 प्रतिशत के लिए गुणा में 100। ठीक है, 15 से 5 और 5 से 20, यानी 20% का लाभ होगा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, 12 संख्याओं का औसत 55 है। इन 12 संख्याओं में से प्रारंभिक 4 संख्याओं का औसत 48 और अंतिम 9 संख्याओं का औसत 57 है। यदि चौथी संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? दशमलव के एक स्थान तक बताना है। तो देखो भाई, 12 संख्याओं का औसत हमारे पास है तो 12 का योग निकाल सकते हैं। 12 का योग कैसे निकालेंगे? देखो औसत कितना है इनका? 55। 12 से गुणा कर देंगे, कुल संख्या 12 है तो गुणा कर दो। 12 गुणा 5 60, 60 और 6 66, यानी 12 संख्याओं का योग 660 है। फिर क्या बता रखा? प्रारंभिक 4 संख्याओं का औसत 48 है। भाई पहली 4 संख्या, ठीक है, पहली 4 का योग निकाल लेंगे हम, निकाल सकते हैं ना। यानी 48 को 4 से गुणा कर दो, 50 गुणा 4 200, 4 गुणा 2 8, 8 घटा दो यानी 192। 4 का योग 192 है और अंतिम 9 का औसत 57, तो अंतिम 9 का योग निकाल लेंगे हम। अंतिम 9 का योग क्या करेंगे? 57 को 9 से गुणा कर दो, 9 7 63, 6 45 और 6 51, ठीक है, 6 45 और 6 51। अब ये पहली 4 है, ये अंतिम 9 है। संख्या कितनी होगी? 13 हो गई ना। लेकिन हमारे पास तो 12 ही है, लेकिन एक बार जोड़ लो, 5 0 6 1 7, 705। हमारे पास संख्या 12 थी, लेकिन यहाँ देखो 4 और 9 कितनी हो गई? 13। इसका मतलब देखो चौथी संख्या को हमने स्टार्टिंग से भी जोड़ लिया और इस साइड से जोड़ा, अंत से जोड़ा तो भी जोड़ लिया, यानी चौथी संख्या को हमने 2 बार जोड़ लिया। ठीक है, तो 13 का योग कितना आया? 705। और ये क्या है? 12 का योग। ये इसमें से घटा दें तो चौथी संख्या का मान आ जाएगा, घटा दो कितना आएगा? 45। चौथी संख्या हमें पता चल गई कितनी है? 45। और 12 का योग क्या था? 660। इसमें से चौथी संख्या घटा देंगे तो क्या बचेगा भाई? 660 में से 45 घटा देंगे तो क्या बचेगा? 615। ये क्या है? 11 संख्याओं का योग। औसत पूछा है तो संख्या कम हो गई, अब 11 से भाग दे दो, या ऐसे कर लो भाई 12 का योग औसत कितना था? 55 और चौथी संख्या कितनी है? 45। घटाएंगे तो ये 10 छोड़ के जाएगी, 10 को 11 से भाग दे दो, औसत कितना बढ़ेगा? वो 55 में जोड़ दो, या ऐसे कर लो टोटल योग में से चौथी संख्या घटा दो, कितना आया? 615। अब संख्या 11 है तो 11 से भाग दे दो, 11 से 5 बार में 55 बचेगा, 6 5 बार में 55 बचेगा, 10.9 बार में जाएगा। एक अंक तक बताना है तो 55.9 हो जाएगा औसत उनका, शेष संख्याओं का। भाई चौथी हटा देंगे तो, ठीक है, 55.9, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, एक तार वृत्ताकार स्वरूप में मोड़े जाने पर 12,474 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल घेरता है। अब इसे एक आयत के आकार में मोड़ा गया है जिसकी भुजाएं 5:6 के अनुपात में हैं। इस आयत की बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए और पाई का मान 22/7 लेना है। तो देखो भाई हमारे पास वृत्ताकार स्वरूप में मोड़ा गया है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है। तो हमें क्या चाहिए? सबसे पहले त्रिज्या निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 लेना है, आर स्क्वायर, और उसका मान क्या हो जाएगा? 12,474। यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लो। भाई देखो 1 और 4 5, 5 और 4 9, 7 और 2 9, 11 से भाग हो जाएगा और 2 से भी जा रहा है तो ये 22 से भी जाएगा। 22 से 5 बार में करेंगे 110,
बचेगा 14, संख्या 147, 22 छिका 132 बचेगा 15, 22 7 154। ठीक है, यानी आर स्क्वायर बटा में 7, 7 तो सट जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो इसको तोड़ दो संख्या को भाई। 7 इसमें देखो है क्या, 7 8 56, 7 1 7, 7 इसमें भी शामिल है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 7 7 8 56, 7 गुना 81 लिख सकते हैं इस संख्या को, 567 को 7 से अलग अलग तोड़ दिया मैंने। ठीक है, इधर क्या 7 इस साइड जाएगा तो गुणा में ये भी देखो 567 को लिख दिया मैंने 7 गुना 81 और 7 ये इस साइड गुणा में आ गया। आर की वैल्यू निकालनी है तो इसका वर्गमूल निकाल देंगे, 7 बार आ जाएगा और 81 का 9, तो कितना आ जाएगा 63। आर की वैल्यू हमें पता चल गई 63 है। तो अब क्या निकाल लेंगे, तार की लंबाई यानी 2 पाई आर, 2 पाई आर, आर कितना है 63। ठीक है, 7 से 9, 9 गुणा 2 18, 22 को 18 से गुणा करेंगे, 18 दूनी 36, 3 36 और 3 39, 396 सेंटीमीटर लंबाई तार की। अब निकालना क्या है, उसको आयत के रूप में मोड़ा गया है, उसकी भुजाएं 5:6 में है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × l + b, यानी 5x + 6x मान लो, बराबर ये हो जाएगी, लंबाई दोनों के बराबर रहेगी। 2 से कैंसिल करेंगे 19, 198। ठीक है, 5 और 6 11, x की वैल्यू ये है, x की वैल्यू निकालेंगे तो 11 से भाग दे दो, 11 × 11 बचेगा 8 11 18, x की वैल्यू आ जाएगा 18। लंबाई पूछिए, लंबाई जो बड़ी भुजा होगी वो लंबाई है, छोटी भुजा वो चौड़ाई है। 6x की वैल्यू, x की वैल्यू ये है, तो लंबाई निकालेंगे तो 18 गुणा 6 108 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, एक शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 36√2 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। यदि शंकु की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर हो तो शंकु का आयतन क्या होगा, घन सेंटीमीटर में बताना है। भाई शंकु दे रखा है, देखो शंकु भी जोकर के जो टोपी होती है ना उसके आकार का होता है। तो देखो ये क्या है, शंकु की ऊंचाई, और ये क्या है त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या हमने मान ली r, रेडियस, और क्या बता रखा, ऊंचाई और त्रिज्या दोनों समान है, तो ये भी क्या हो जाएगी r। तो हमें क्या निकालना, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है, उसके लिए हमें तिर्यक ऊंचाई यानी सलांट हाइट की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सलांट हाइट, तो सलांट हाइट, ठीक है, इसको हम l से लिखते हैं तिर्यक ऊंचाई को। अब देखो क्या दे रखा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल उसका दे रखा है, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, तो उसके लिए हमें l का मान पहले चाहिए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे l, देखो l कैसे निकालते हैं भाई, h का स्क्वायर यानी हाइट का स्क्वायर प्लस त्रिज्या का स्क्वायर, और दोनों का वर्गमूल निकाल देते हैं। तो ये भी r है, ये भी r है, यानी r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर और इसका वर्गमूल, ये क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर, जोड़ेंगे r स्क्वायर और r स्क्वायर को 2r स्क्वायर, r बाहर आ जाएगा रूट से, क्या हो जाएगा √2 और r बाहर आ जाएगा, ये आ गया l यानी सलांट हाइट तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, अब इसका हम मान निकाल देंगे। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या दे रखा है 36√2 पाई वर्ग सेंटीमीटर, तो क्या होता है पाई r, r की वैल्यू कितनी है r, l की वैल्यू कितनी है √2r। ठीक है, ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का हमने फॉर्मूला लगा दिया, और किसका यह मान क्या क्या है इसका 36√2 पाई। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल करो, फिर √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या है r गुणा r स्क्वायर, और r स्क्वायर की वैल्यू 36, r की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी 6, फिर r स्क्वायर की वैल्यू 36 बच गई, r की वैल्यू 6। हमें क्या चाहिए अब शंकु का आयतन, आयतन क्या होता है शंकु का 1/3 पाई r स्क्वायर, यानी r का स्क्वायर, r की वैल्यू 6, r का स्क्वायर करेंगे तो 36 इंटू क्या आएगा h, ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है भाई ये 6 है तो ये भी 6 है, दोनों बराबर हैं, तो ऊंचाई भी 6, इसको हल कर दो 3 से 2, 36 गुणा 2 72 पाई घन सेंटीमीटर, ये उसका आयतन होगा।
ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 सिंप्लीफिकेशन का है। इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन करवा दिए हैं आपको। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।